नमस्कार दोस्तों, सिविल टेक सॉल्यूशन में मैं अश्विनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं आकाश जी। मैं इनका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिविल टेक सॉल्यूशन को टाइम देने के लिए। धन्यवाद सर, मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के ठीक है आकाश जी, पहले मैं इनका परिचय करा दूं आपसे। ये मेरे काफ़ी पुराने स्टूडेंट रहे हैं आकाश जी, और ऑफलाइन क्लासेस जब मैं लेता था तब से मैं इनके टच में हूँ या ये मेरे टच में हैं। आज ये बीआरओ में पूरी तरह से चयनित हो चुके हैं एसएससी के माध्यम से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से। और आज इत्तेफाक है कि मैंने आपसे जैसा कि वादा किया था कि अपने कुछ स्टूडेंट्स को या अपने कुछ साथियों को मैं लेके आऊँगा, आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा यहाँ पे कि कैसे कैसे उनकी क्या जर्नी रही। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं, उन सवालों को हम लोग ध्यान में रख करके ये इंटरव्यू सेशन लाया है। ठीक है, तो उसमें एक और बात मैं कर दूं, इत्तेफाक है कि ये आज ट्रेनिंग के लिए निकल रहे थे। अब चूंकि जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, चाहे यूपी में ही हो तो कभी दूरी पे हैं, कुछ बच्चे जो हैं इस जो एसएससी के माध्यम से हुए अलग अलग आपके शहरों में या कुछ प्रदेश से बाहर हैं, स्टेट से बाहर हैं, तो सबसे मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब ये अभी जॉब में नहीं है तो थोड़े नर्वस हैं, थोड़े टाइम भी इनके पास अभी है, तो मुलाकात संभव है, बाकी लोगों से भी मुलाकात होगी। और ये इत्तेफाक है कि आज ट्रेनिंग के लिए निकल रहे थे, इनकी ट्रेन यहीं से थी और इन्होंने मुझे टाइम दिया, इसके लिए जो है आभारी हूं। और चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आकाश जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप जो है, तो चलिए आकाश जी बिलोंग कहाँ से करते हैं आप, आपका घर कहाँ है बेसिकली, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं बिलोंग जो है देवरिया से करता हूँ, यहीं गोरखपुर के बगल में। और मैंने तैयारी जो है, मैंने पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर यहीं से किया था। यहाँ के बाद काफ़ी दोस्त मेरे ऐसे हैं जो डिप्लोमा के बाद जो है चले गए हैं तैयारी के लिए इलाहाबाद, लेकिन मेरी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो इसकी वजह से मुझे लगा कि मैं यहीं से तैयारी करता हूँ और यहीं से हुआ भी। तो मैटर ये नहीं करता कि आप इलाहाबाद जाके तैयारी कर रहे हैं या यहाँ से कर रहे हैं, कहीं से कर रहे हैं, थोड़ा डेडिकेटेड तरीके से मन से करें, हो जाएगा, प्री और मेंस सब हो जाएगा। चलिए आकाश जी, अभी इन मुद्दों पर हम लोग और ढेर सारी बातें करनी है, तैयारी से रिलेटेड तो बहुत सारे सवाल हैं, तो उन पर हम लोग अपना बात करते हैं। एक बार मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि इस समय ये एसएससी के थ्रू बीआरओ में सिलेक्टेड है। हालांकि इनके बारे में मैं अभी आपसे ये कहूँ कि ये कैंडिडेट किस रैंक के थे, तो उस पर तो मैं चर्चा अभी कुछ देर बाद करने वाला हूँ, क्योंकि अगर जितने लोगों से मेरे स्टूडेंट से मुलाकात हुई तब काफी डिजर्विंग स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट इत्तेफाक है कि पहला इंटरव्यू हो पा रहा। डिजर्विंग स्टूडेंट इसलिए कहूंगा क्योंकि मेरे सामने अगर कोई चैलेंजेस खड़ा किया है हर समय, टू बी वेरी फ्रैंक, और सबसे ज्यादा ऐसे सवाल जो मुझे दिक्कत देने वाले हों, तो वो आकाश जी थे। और वो समय मतलब ऐसा था कि क्लास के बाहर भी समय लेने वाला कोई व्यक्ति है तो आकाश जी वेट करना। तो डिजर्विंग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई पोस्ट और डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनको बहुत पहले सेलेक्ट हो जाना चाहिए था। मैं एक डिमेरिट कहूंगा इनका कि इनको सिलेक्शन में देर हुई, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, बट बाकी ऑल ओके है। क्यों हुआ उन पर भी बातें होंगी, क्यों देर हुई उस पर भी बातें होंगी, सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में समझ लें कि ये कहाँ से हैं हम लोग। मैं एक एक करके सवाल जो है मैंने लिख रखे हैं ताकि मैं कुछ भूलूं ना। तो अप्रोच काफी रियलिस्टिक होने वाली है, कोई एडवर्टाइजमेंट का बात नहीं है, वही सवाल लिए गए हैं जो जनरली आपने मुझे भेजे थे, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था तो मुझे व्हाट्सएप पे मिले, मैं उन सवालों को रखता इनके सामने। आकाश जी, मैं ये आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं प्री और मेंस को लेकर। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कन्वेंशनल एग्जाम लेते हैं, आप जितना जानते हैं उनके बारे में। मैंने तो काफी बार बताया, लेकिन कितने एग्जाम ऐसे हैं जो एमसीक्यू के अलावा रिटन एग्जाम्स भी लेते हैं आपके हिसाब से आकाश जी? रिटन एग्जाम तो सर मैक्सिमम में नहीं होता है, काफी सारे एग्जाम जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। ये एसएससी है जो मेंस लेता है, मतलब बाकी तो मैंने नहीं दिया है कोई कि रिटन एग्जाम दिया हो। तो मतलब एसएससी के अलावा कोई भी रिटन एग्जाम और डिपार्टमेंट नहीं होने चाहिए। और अगर हम सिलेक्शन रेट की बात देखें तो एसएससी हर साल आने वाला एक वैकेंसी है, लेकिन जो होती है कि पूरे स्टेट में है, तो जिस तरह से वैकेंसी है बहुत कम वैकेंसी होती है पूरे इंडिया के हिसाब से। ठीक है, तो बच्चे इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि प्री सर या मेंस।
तो पहले एक तो जान लिया हमने, क्लियर कर लिया कि मेंस जो होता है वो केवल एसएससी या पहले कुछ एग्जाम्स होते थे जो कि अब ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, जो नहीं होते हैं प्री मेंस को। दूसरा, यदि हम लोग ये बात करें कि यदि मान लीजिए आप एसएससी को टारगेट करते हैं तो फायदा क्या है, तो एसएससी जहां तक मुझे मालूम है कि सिलेबस अगर आपको अपना ठीक से कवर करना हो तो एसएससी को बेस बना के चलना अच्छा रहेगा। ये सही है। किसी भी एग्जाम का सारा अगर सिलेबस देखा जाए तो एसएससी लगभग सारे एग्जाम का सिलेबस कवर कर देता है। बाकी 2-4 सिलेबस बढ़ते हैं अदर एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वो सारे एग्जाम का अलग अलग है। हाँ, तो सारे एग्जाम का मतलब सिलेबस अलग अलग है, लेकिन एसएससी थोड़ा बहुत मतलब वेरिएशन है, लेकिन हाँ। तो ये एक चीज हुआ। अब अगर मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी शुरुआत भी कर देते हैं तो आपका इसमें क्या विचार है कि पहले प्री को टारगेट किया जाए या पहले मेंस को टारगेट किया जाए या साथ लेके चला जाए, इसके बारे में? सर, प्री और मेंस की अगर बात करें तो मैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है सर, कि मैं शुरू में बहुत मेंस पे नहीं फोकस किया। मुझे जो है प्री पे ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने में लगा कि शुरुआती जितने भी कॉन्सेप्ट है मेरा क्लियर हो जाए, और जो छोटे न्यूमेरिकल थे जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे उनको मैंने सॉल्व किया। बाकी मेंस के जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनको मैंने शुरुआती दौर में ध्यान नहीं दिया, इसको मैंने बाद में किया है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए हम प्री के लिए तैयारी करते हैं फिर मेंस के लिए टाइम ना मिले, कितना समय लगना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं। अगर प्री का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, अगर आप प्री निकालते हैं तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर है। अगर क्लियर है तो आपको 2 महीना सफिशिएंट है मेंस की तैयारी के लिए। मतलब यदि आप प्री ठीक से तैयारी कर चुके हैं तो, और दूसरा मेंस के लिए 2 महीना सफिशिएंट है इन्होंने कहा, और चूंकि इन्होंने मेंस दिया है, निकाला आपके सामने है, और मैं इनकी कॉपी भी एक बार आपके सामने लाया हूं, जो पेड क्लास में मैंने लाया था। मैं कहेंगे तो आरटीआई के थ्रू हमने कॉपी हम लोगों ने मंगवाई थी, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे कि आप कैसे आंसर राइटिंग थी या उस पर भी बात कर लेंगे कभी, और वो एक अलग मुद्दा होगा। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि 2 महीना सफिशिएंट है, ये ऐसा 2 महीने में मेंस की तैयारी नहीं होती है। प्री जब आप कर रहे होते हैं तो आपका 80% तक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, उसको सिस्टमेटिक करना। अच्छा, मेंस की प्रैक्टिस में क्या पढ़ना अलग से पड़ता है या फिर उसकी प्रैक्टिस, मतलब इसके बारे में? के लिए जो प्री में आप पढ़े हुए हैं उसी का रिवीजन एक बार थोड़ा सा करा दिया जाता है, कुछ नोट्स उसका नहीं कराया जाता है, एक बार रिवीजन कराया जाएगा, और जो क्वेश्चंस हैं उनका केवल प्रैक्टिस होता है। तो जो उसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाई जाती, जो आप पढ़े हैं उसी को पढ़ा करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। मतलब मेंस का प्रैक्टिस जरूरी है, ये मेरा तो ज्यादातर सब गेट और ईएससी के क्वेश्चंस यही ला करके प्रैक्टिस, और प्रीवियस ईयर एसएससी जी यही शामिल किया। प्रीवियस ईयर एसएससी जी और ईएससी के जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं गेट में, वो एसएससी जी के मेंस में पूछे जाते हैं, तो वो तैयार कर लेने पे मेंस हो जाएगा। मतलब ये मेरा कहना कितना सही लग रहा है कि प्री का सिलेबस थोड़ा सा फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, जबकि मेंस में लिमिटेड है। अगर ये कहना कितना सही है? हाँ सर, मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप लोग प्री जो भी तैयारी कर रहे हैं शुरुआती दौर में, पहले प्री पर फोकस करें। अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो जाता है प्री के अकॉर्डिंग, तो मेंस अपने आप निकल जाएगा। 2 महीने मैं भी कुछ किया नहीं था, वहां गया था, इलाहाबाद गया था मैं, वहां तैयारी किया था, और मुश्किल से जितना टाइम मिला था 2 से 2.5 महीना, इतने मंथ में मैंने पूरा जो प्री मेंस जो है तैयारी कर लिया और मेंस निकला भी। और ये भी है कि आप इसको ध्यान से समझिएगा कि मेंस में प्रैक्टिस मायने रखती है। तो क्या मेंस की प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? अगर मैं आपसे बोलूं कि सर अगर हम प्री मेंस साथ में पढ़ते चले, तो अगर मेंस में मान लीजिए कोई अलग से कहीं नहीं जाना चाहता है, तो मेरा रिकमेंडेशन खुद रहता है, जितनी कॉल्स मेरे पास आती हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेंस की तैयारी आपको जरूरी भी है, छोड़ा भी नहीं जा सकता। उसका रीजन मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं। आकाश जी उससे कितना एग्री करते हैं वो बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये कैमरे के सामने फेमिलियर नहीं है, तो हम इनकी बातें रख रहे हैं। आप इसमें एग्री डिसएग्री या फिर अपना कोई बात अगर आप अलग परे करना चाहते हो तो बिल्कुल आप बताएंगे, बिल्कुल जेन्युइन है कोई। ठीक है। तो मेरा कहना है कि मेंस में एक चीज प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है इसमें सर। जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप ये ट्राई कर लीजिए पहले से ही कि वहां जाके मुझे सोचना नहीं है कि ये क्वेश्चन आया है तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने तुरंत नहीं सोचना है, उसका मैंने पहले से एक बार किया हुआ है, तभी आपका मेंस निकलेगा, अन्यथा निकलने वाला नहीं। एक क्वेश्चन पे उलझे तो मेंस नहीं निकलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है मेंस में आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कर जाए, यही बड़ी बात है।
मतलब टाइम मैनेजमेंट इज मेन इशू, एकदम मेरा कहने का एक क्वेश्चन पे अगर फंसे हैं और उस पर टाइम आप उलझ गए तो फिर जान लीजिए अगले क्वेश्चन पे उलझने का टाइम नहीं देता। मतलब मैंने ये बात कई बार की है, लेकिन इस पर आप इसको समझने का कोशिश करिए कि मेंस में सबसे बड़ी दिक्कत अगर मैं बोलूं प्रैक्टिस क्यों नहीं प्री के साथ मेंस, क्योंकि मेंस का अप्रोच थोड़ा अलग हो जाता है। नॉलेज एक चीज है, आपको दो चीजें मेंस के टाइम में सीखनी पड़ती हैं। क्या? एक तो चीजों को ठीक तरीके से कॉपी पे रखना, नॉलेज कितनी है इज नॉट अ मैटर, ठीक तरीके से कॉपी पे रखना एक चीज, दूसरा सही समय के अंतर्गत रखना ताकि अटेम्प्ट आप अच्छा कर पाए। ये मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर बिल्कुल, मतलब इसमें ये एग्री करते हैं। और चूंकि मैंने देखा है, मैंने सर खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं जो है 3 बार प्री क्वालिफाई हूँ और मेंस भी 3 बार दिया होगा। लेकिन क्वालिफाई तो एक ही बार हुआ हूँ। क्यों? 2 बार मेंस में क्या गलती हुई मुझसे मुझे ये मालूम है। मैं एक बार ऐसे क्वेश्चन पे फंसा था, वो बहुत टाइम टेकिंग था और मैंने उस क्वेश्चन को उठा लिया शुरुआती में। उससे पीयर प्रेशर बढ़ जाना, मतलब मैं छोड़ भी नहीं सकता, छोड़ दूं तो भी मेरा नुकसान हो रहा था। तो मतलब करने के चक्कर मतलब वो 2 महीने की जो ट्रेनिंग होती है आपकी मेंस के तैयारी की, वो बेसिकली है टाइम मैनेजमेंट की। 2 घंटे के अंदर आप पेपर अपना अटेम्प्ट कर पाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और इसके अलावा मेंस में आपको अलग से थोड़ा जानना है, थोड़ी बहुत फोकस करनी है चीजें, बट जो मेन मुद्दा मेंस में होता है कि आप राइटिंग कैसी कर रहे हैं, मतलब आपकी कॉपी लिखने की क्षमता कैसी है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये होती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है। ये 2 चीजें मेंस में मेन मायने रखती हैं। नॉलेज थोड़ा सेकेंडरी में कहूंगा यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी ये, फिर उसके बाद नॉलेज तो गेन करनी है। अरे नॉलेज है तभी आप वहां तक पहुंचे, ये बेसिक बात हुई, ठीक है। उसके बाद एक चीज हमारे सामने आती है कि मेंस बच्चे बड़े परेशान हैं, सर हिंदी में नहीं होगा क्या? मेंस आपने किस भाषा में दिया? सर मैं हिंदी में ही लिखा हूँ। शुरुआती सर मैंने यहीं से मतलब जेई की तैयारी की, तो शुरुआती मेरे नोट्स जो है हिंदी में ही थे। तो शुरू में मैं हिंदी में पढ़ा, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरा मेरा नोट्स जो है मैं कहीं और से अवेलेबल किया, इंग्लिश में ही नोट्स, और इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। और आज के डेट में इंग्लिश में ही समझ में आता है। तो क्या रिकमेंडेशन है अपने जूनियर्स के लिए कि क्या किया जाए? हिंदी में पूरा अप्रोच रखें या इंग्लिश में? आप इसके बारे में खुल के बात बताइए जरा। शुरू में देखिए हिंदी तो पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हिंदी इतना जल्दी छूटता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, शुरुआती में हिंदी है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन आपको इंग्लिश पे भी फोकस करना है। और हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के चलिए, आपको 1 साल बाद ऐसा फील होगा कि अब इंग्लिश समझ में आ रहा है, हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। तो क्योंकि क्वेश्चन तब हिंदी में सॉल्व नहीं होंगे और एग्जाम में आप हिंदी को इंग्लिश में कर करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये मैंने किया है और मुझे ये अनुभव है। अच्छा, मान लीजिए अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसकी अंग्रेजी वीक है, मान लीजिए बहुत वीक है, उसका बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, तो क्या इंग्लिश को अलग से पढ़े कि वो टेक्निकल को पढ़ता जाए और इंग्लिश तैयार हो जाए? इस पर इंग्लिश को भाषा के रूप में अलग से पढ़ना ठीक है, या फिर उसको टेक्निकल पढ़ते रहे, इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होगी? इस पर इंग्लिश सर इंप्रूव हो जाएगी। शुरुआती में सबको अटपट लगती है इंग्लिश, मुझे भी लगा कि हिंदी ठीक है, इंग्लिश में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद आपको लगेगा नहीं नहीं इंग्लिश ही सही था। शुरुआती दौर में पहले समय पकड़ लिया होता तो और ज्यादा आज जो है मतलब एक दिक्कत आती है कि थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये इंग्लिश वाला मैटर प्री में ज्यादा मैटर करता है या मेंस में? प्री में सर तो करता ही है, क्योंकि अब तो नहीं समझ में आता हिंदी में। पहले तो हिंदी में ही करके एक बार दिया हूँ, उसके बाद से हिंदी में देता हूँ तो टाइम लग जाता है। इंग्लिश वाला टाइम बचा देता है। और प्लस ऐसा कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि इंग्लिश में क्वेश्चन सटीक होते हैं और हिंदी में उलझे हुए होते हैं, गलत भी आते हैं और हिंदी मान्य भी नहीं है। इंग्लिश वाले जो है उसी को प्रेफर भी करते हैं। मतलब ये कहना ठीक होगा कि आप टेक्निकल को धीरे धीरे जो क्वेश्चन सॉल्विंग है, बेसिकली एमसीक्यू की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। एमसीक्यू से याद आया कि अब तैयारी की बात करते हैं, तो चलिए भाषा से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और प्रत्यक्ष हुई, और जितने भी इंटरव्यूज होंगे बाकी लोग होंगे, मैं ये सारी सवाल सबके सामने रखूंगा, हो सकते हैं सबके जवाब अलग अलग हों, उन पर भी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कुछ बातें और करेंगे इनसे हम लोग इस बारे में कि मतलब जैसे रिलेटेड क्या हुआ, आपने प्री और मेंस हमने समझ लिया कि कैसे करना है, लैंग्वेज की इशू को हमने देख लिया, और मेंस की प्रैक्टिस जरूरी है, ये भी हमने ठीक तरीके से समझ लिया। अब कुछ बच्चों का सवाल है सर, प्री में नॉन टेक का बड़ा ये है कि कैसे और क्या वेटेज रखें टेक का। अच्छा चलिए, एसएससी को अगर आधार मानते हैं तो 100 नंबर टेक्निकल और 100 नंबर नॉन टेक्निकल, क्या वेटेज देना चाहिए किसी स्टूडेंट को कि मैं कितना कितना करूं किसमें तो ठीक रहेगा? तो सर मेरे हिसाब से पहले तो उसको रीजनिंग पे फोकस, नॉन टेक की अगर बात करते हैं तो पहले उसको रीजनिंग का फोकस कर लेना चाहिए।
मतलब रीजनिंग रीजनिंग 50 से- नंबर की और जीएस 50 नंबर के। क्योंकि ठीक है, रीजनिंग सर हाँ। 50 नंबर है, तो मेरा खुद अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट में मेरा 44 नंबर कट पीट के आया था। तो अब थोड़ा सा टफ आ रहा है, लेकिन फिर भी 40 के आसपास नंबर आ सकता है। मतलब रीजनिंग का लेवल पहले से एसएससी में काफी टफ हुआ है, ये मैं बता दूं। नहीं तो पहले जब क्वेश्चन आते थे 45 इजीली आ जाता था नंबर। यस सर, मेरा लेकिन खुद अब आया। हाँ, मेरा आया वो, ठीक है। और एक और इनके साथ में इनके जूनियर कही है शायद, क्लासमेट रेहान रजा। क्लासमेट। तो अब वो 48.75 मार्क्स उसके रीजनिंग में थे जब वो क्वालिफाई हुए थे। हाँ, कभी उनसे मुलाकात हुई तो उनका भी इंटरव्यू करा दिया जाएगा। खैर वो पिछले 1.5 सालों से पोस्टेड है, 2 हाँ, सालों से पोस्टेड है वो, लेकिन साउथ में है तो मुलाकात थोड़ी मुश्किल है, बट बात हुई है, हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो इस समय के मतलब 40 नंबर तक इजीली आ सकता है। हम्म। और टेक्निकल की अगर बात करें तो सबसे पहले ये है कि टेक्निकल आपको पूरा सिलेबस 1 साल कवर करना है। ये नहीं कि छोड़ छोड़ के पढ़ना है, क्योंकि वो कई साल लग जाएगा फिर छोड़ छोड़ के पढ़ते पढ़ते। मैं तो यही कहूंगा कि डेडिकेशन के साथ 1 साल में आप पहले सिलेबस पूरा कवर कर लीजिए, ताकि आपको टाइम ना लगे। हम लोग जो गलती किए वो आप लोग गलती ना करेंगे। हाँ, गलतियों पे भी आएंगे हम लोग, ये भी बात करेंगे कि आपकी तो- क्या क्या गलतियां रही। फिलहाल हम लोग ये बात कर रहे थे कि नॉन टेक वाले पोर्शन पे कैसे तो क्लियर। अगर ये कवर हो जाता है तो मुझे लगता है कि रीजनिंग अगर हो गई, मान लीजिए रीजनिंग हो गई। रीजनिंग, और बाकी सर अगर किसी कोचिंग से पढ़े हैं तो उनका नोट्स पढ़िए। जीएस के GS लिए ना उसे बच्चे GS के लिए। मटेरियल के लिए बड़े तो परेशान वही हैं। ना सर बोले, जीएस के लिए आप कहीं से कोचिंग किए हैं हाँ। तो उनका नोट्स होगा, नोट्स आप पढ़ लीजिए। अगर आपको और क्या time जीएस के लिए कोई बुक पढ़ना, बुक सर वही ले सकते हैं, लूसेंट ले सकते हैं। रिवीजन के लिए या पढ़ने के लिए? रिवीजन के लिए नहीं सर, रिवीजन के लिए ले नहीं सकते हैं। अपना जो नोट्स है, हाँ। मेरा नोट्स था, मैंने नोट्स पढ़ा। उस नोट्स मैंने कहीं और से भी बनाए थे ऑनलाइन, तो उसको पढ़ा। मैं नोट्स को ही ज्यादातर प्रेफर। मतलब कहने का ये अर्थ है कि क्योंकि लूसेंट की लैंग्वेज नहीं समझ लैंग्वेज नहीं समझ में आती है जब तक कि आप हाँ। कहीं से पढ़े नहीं रहेंगे, लैंग्वेज नहीं समझ तो यही मैं कहता हूँ कि लूसेंट ये है कि आपने पढ़ लिया, हाँ सर। लास्ट टाइम रिवीजन है, वो सर। तो वन लाइनर टाइप से आपने रिवीजन कर लिया। ये कहिए या कि आप हाँ, लूसेंट लेके बैठ गए और उसको रट गए, नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो कैसे मेमोरी, किस बेस पर आप याद करेंगे चीजों हाँ को, जब तक बेस नहीं बनता है। तो एक चीज ये सामने आती है कि पहले आप जीएस की क्लास कर लीजिए, हाँ सर। जीएस का क्लास कर लें, और उसके बाद रिवीजन के लिए या फिर वन लाइनर में हाईलाइट के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, तो ठीक है। ये चीज जीएस के लिए है। तो जीएस में कितना नंबर एक स्टूडेंट लाए तो जीएस फाइट में में? सर बहुत नहीं आ पाता है। एसएससी जेई में 20-25 नंबर बहुत है। 20-25 25 नंबर नंबर बहुत है मुझे 25 लगता है। मतलब आउट ऑफ 50 आप 25 अगर नंबर। 25 नंबर लाते हैं तो आप फाइट में आ जाएंगे। हाँ, जीएस में बहुत। ठीक ठाक फाइट में। रेहान रजा जब सेलेक्ट हुए थे तो 21 मार्क्स थे उनके जीएस में, हाँ सर। और वो सीपीडब्ल्यूडी में 95 रैंक थी। डिप्लोमा होल्डर 1 साल के अंदर, हाँ, ये भी ये एक है। तो कुछ गलतियां उन्होंने नहीं की जो बाकी लोग करते हैं, उन पर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आकाश का ये था कि शुरुआत में बात करेंगे, अभी इस पर आते हैं। तो जीएस में 25 मार्क्स तक आप जो है कम से कम लाइए, उससे प्लस लाइए तो बहुत अच्छा है। रीजनिंग में आप 40-45 के बीच में ला सकते हैं। ओके। टेक में क्या टारगेट टेक रखा है? में अगर सर आप पूरा पढ़ जाते हैं, पूरा सिलेबस कवर, 1-2 सब्जेक्ट तो सबका छूट जाता है, मान के चलिए एक आध सब्जेक्ट आपका भी कमजोर है या 2 सब्जेक्ट, तो आप ये ले सकते हैं 50 से 60 के एवरेज। अगर 60 प्लस जा रहे हैं तो बहुत अच्छे स्टूडेंट। आप देख लीजिए कि टेक्निकल में 60% मार्क्स अच्छे स्टूडेंट की बात हो रही है। यस जिन फिर मैं उनका नाम लूंगा कि 55 मार्क्स थे वही यहाँ के। 60 प्लस लाना कट पीट के बड़ी बात है, हाँ। ये मान के तो ये आप टारगेट मतलब 60 अगर रखते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा है आप लोगों में से, तो एक अच्छे से अच्छा, अगर मैं एक हाईएस्ट वैल्यू, कोई 1-2 की बात नहीं होती यहाँ पे, आंकड़ों की बात होती है। तो अगर कोई 70-75 तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब है वो नॉन टेक से समझौता करके टेक पढ़ रहा है, जबरदस्ती का। ये एक होता है कि बहुत एफर्ट डालना पड़ जाएगा। ला सकते हैं, लाना बड़ी बात नहीं। कोई ऐसे बच्चे भी होंगे जो 80 लाएंगे, ये बात नहीं कह रहा हूं। एक जेन्युइन आंकड़े बताएं कि अगर सिविल से हैं, आपने लाया आपने ला दिया 45 या 40 रीजनिंग में ला दिया, 25 जीएस में, तो 65 के आसपास ये बन गया आपका। और 60 to 65 आप टेक्निकल में भी बना लिए आज के डेट में। पहले तो मेरिट कम जाती थी, अब हम मानते हैं कि अगली सेफ मेरिट 130 के आसपास हम लेके चलते हैं। सेफ मेरिट की बात कर रहे हैं, उससे कम तो फिर आंकड़ा नहीं बन पा रहा आजकल का हिसाब जो बन रहा है। कि 130 एक सेफ होगा, जनरल कैंडिडेट है तो 135 मैक्सिमम है, उससे ज्यादा तो कोई चांस नहीं अभी तक, जैसा पेपर का लेवल आ रहा है उस हिसाब से।
तो आप एक सेफ स्कोर लेके चलते हैं टेक्निकल में 60 to 65 मैक्सिमम, और उसी तरीके से नॉन टेक में आप और इंक्रीज कर सकते हैं अगर थोड़ा मेहनत करें। तो टेक का 2 नंबर बढ़ाने से अच्छा नॉन टेक का 4-5 नंबर बढ़ा दीजिए। ये कितना सही आंकड़ा है? रीजनिंग पे सर थोड़ा फोकस करना है, और बहुत मोटी बुक लेके नहीं पढ़ना है आप। आर.के. झा एक बहुत पतली सी बुक है, उसी को मैंने शुरू में जो कोचिंग में पढ़ाया गया वो लिया पढ़ा, और आर.के. झा को 2-3 बार लगाया हूँ। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने एक अरिहंत की आती है, उसमें केवल प्रैक्टिस के लिए था, सेट था, उसको मैंने सॉल्व किया है 20 सेट एग्जाम के समय उसको सॉल्व। सर रीजनिंग पे अगर हम लोग समय की बात करें तो जीएस को रेगुलर पढ़ना चाहिए? यस सर। टेक्निकल भी रेगुलर? क्या रीजनिंग में ऐसा कोई खेल है कि लास्ट टाइम में भी काम कर सकता है? एक बार आप सारा पढ़ चुके हैं, सारा चीज पढ़े हुए हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जाम टाइम आप चाहें तो 10 दिन पहले या 20 दिन पहले एक बार बैठिए, सारा नोट्स लेकर के सारा दोहरा दीजिए, 1 या 2 दिन लगेगा बस। उसके बाद से आप केवल 1 घंटा दीजिए, बस 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 10-15 दिन में रीजनिंग का पूरा। हाँ, एक बार आप सारे चीज पढ़े हुए हैं, ये ना कि बैठ गए। और अगर सारा चीज की पढ़ने की बात करें तो रीजनिंग को हमको लगता है 1.5 से 2 महीना। हाँ सर, पहली बार 1.5 से 2 महीना, फिर छोड़ भी दिए हैं तो 10 दिन, यही चीज है। ये आंकड़ा ठीक है, मतलब रेगुलर पढ़ने वाली चीज जीएस और टेक्निकल है। और रीजनिंग पर एक बार चैप्टर, और चैप्टर में भी यदि बात करें तो अगर आपकी रीजनिंग पहले से ठीक है तो कुछ चैप्टर आपको दिक्कत दे सकते हैं, बाकी आप 30 तो वैसे ला देंगे, 30-35 तो वैसे ला देंगे। तो ये आपके सामने ये रहा। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए बच्चों ने क्लास कर लिया, पढ़ लिया, आपका ठीक से कोचिंग वोचिंग किया, एक बार सिलेबस पढ़ लिया, तो एक बार में जैसे बच्चे डिप्लोमा करके जिस स्तर के जाते हैं, ज्यादातर बच्चों की बात यदि करें तो सिलेक्शन उस दौरान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कि सिलेक्शन उसी के दौरान हो जाए, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यदि निकलते हैं, मान लीजिए 1 साल बीत गया, उनको तैयारी किया, समय हो गया, तो उनको कैसा रिवीजन के लिए, जैसे एमसीक्यू वगैरह के मैं बात में आना चाहता हूँ कि एमसीक्यू का कितना रोल है सिलेक्शन? हाँ सर, ये ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा जरूरी है सब्जेक्टिव, उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है। लेकिन कब? जब आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो चुका है तब। ये नहीं कि आए डिप्लोमा पढ़ करके शुरू में तैयारी में आए और ऑब्जेक्टिव लेकर बैठ गए रटने लगे, तो ऐसे नहीं होने वाला है। पहले एक बार आप पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो सिलेबस है उसको कवर कीजिए, फिर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक उठाइए। अगर आप हिंदी से हैं, ज्यादा हिंदी फैमिलियर है, शुरुआती दौर में है, तो यूथ उठा सकते हैं, और थोड़ा पढ़ लिए हैं तो आर अघोर उठा सकते हैं। आर अघोर को थोड़ा क्यों? क्योंकि सर आर अघोर में इतनी गलतियां हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे अगर पढ़े नहीं है तो, और वही याद कर लेंगे और एग्जाम में भी वही मार के चले आएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में भी वही सही हो जाएगा। हाँ, गलत वाले को भी सही कई बार एग्जाम में कर दिया गया, उस बार क्वालिफाई भी थे आप, मुझे जहाँ तक याद है। हाँ सर, तो वही चीज है। तो जैसे एग्जाम में मैंने कहा ना कि वो उसी बुक से क्वेश्चन बनाते हैं और वही सेम आंसर को एग्जाम में भी क्या करते हैं, वो सही कर देते हैं। अब ऑब्जेक्शन के तरीके आ चुके हैं, अब नहीं, तो अब वो चीज सुधर रही है, नहीं तो पहले तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो जाती। ऑब्जेक्टिव भी सर जरूरी, मतलब जरूरी है। अगर वेटेज की बात करें तो क्या रखें, 50-50 कर दें या 60-40, क्या किया जाए? पहले तो सर मैं यही कहूंगा कि कॉन्सेप्ट तो एक बार क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, बिना क्लियर किए आप ऑब्जेक्टिव लेकर बैठेंगे तो फंस जाएगा, गलत भी होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ सर, पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद से आप। तो क्या मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एकदम वेल प्लेड है, तो क्या एमसीक्यू के बिना? नहीं सर, उसने वो गलती किया हूं मैं। क्योंकि मैं भी शुरुआती दौर में था कि मैंने कहा ना, ये सबसे अच्छे स्टूडेंट इसलिए थे, कौन इतना साल करे। मैं भी कॉन्सेप्ट पे एकदम उसको अंदर से अंदर। मैंने अच्छा शुरू में जो लाइन बोली थी कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट क्यों रहे ये, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था, तो बहुत ज्यादा क्लियर था। लेकिन गलती क्या हुई, बस मैं कॉन्सेप्ट पे लगा रहा कि इसको केवल कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, अंदर तक घुसता गया, जो कि एग्जाम में था नहीं। और जहाँ ध्यान देना था वहां ध्यान नहीं दे पाया। जब ऑब्जेक्टिव शुरू किया तो पता चला यार इस चैप्टर में ये सब पढ़ना ही नहीं था, फालतू मैंने पढ़ लिया। तो एमसीक्यू देखने से हमें सराउंडिंग का आइडिया लग गया। एमसीक्यू का देख लीजिए, जैसे बिल्डिंग मटेरियल में फेरस मटेरियल, उसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए कितना आता है, कितना पूछता है। मैं बुक लेके बैठ गया, पूरा जो हेमेटाइट मैग्नेटाइट उसका जितना प्रोसेस है, कैसे लोहा बनता है, सारा पढ़ने लगा। शुरुआती में ये था कि कैसे बनता है पढ़ो, लेकिन नहीं हुआ। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं। और चूंकि इतनी किताबें और इतना सिलेबस है तो हम सब याद
नहीं रख पाते हैं। अच्छा, कितना ये सही है कि एक लेवल पे रटना पड़ जाता है, ये कितना हाँ सर, ये तो है कि आप कितना समझेंगे तो लास्ट तो हर सब्जेक्ट में तो नहीं, कुछ सब्जेक्ट में आएंगे कि एक लिमिट के बाद आपको थोड़ा रटना ही है वो चीज। ये नहीं कि आप यहाँ बैठ के एमटेक कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं बैठ के पूरा जो है उसी पे लगे हुए, ऐसा नहीं, मतलब थीसिस लिखने वाली बात नहीं है, एक लेवल पे आपको गलत डायरेक्शन में जाना है फिर ये जान लीजिए। मैं गया था लेकिन सर ने समझाया कि उतना मत जाओ, फिर मैंने भी अपने आप को कंट्रोल किया और ठीक है। तो अच्छा, ये रियलाइजेशन भी बड़ी देर हुई? हाँ सर, बहुत बाद में हुआ। शुरू में तो मुझे लगा कि शुरू में अच्छा कितना जजमेंटल क्लास थी हमारी और आपकी, मतलब शुरू में मैं जब आता था तो डेली सोचता था आज तो सर को फंसाऊंगा, आज कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा सर फंस जाएंगे। और कई बार फंसे भी एक आध बार, लेकिन ये नहीं कि सर गलत जवाब दिए हैं। मैं इस चीज को कहूंगा कि आज तक सर कोई गलत जवाब नहीं दिए हैं। फंसे हैं तो बोले कि कल आके मैं तुमको बताऊंगा, और कल आके इन्होंने सही जवाब दिया कि वो क्वेश्चन का आंसर कहीं भी मिलाया मैंने, कहीं बाद में मुझे मालूम चला तो वो सही ही था। ये नहीं कि लपेटने वाले काम किए सर ने जितना पढ़ाया है उतना एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ाया है। गलत पढ़ाने का सर के अंदर ये खूबी नहीं है कि किसी तरह समझा के बैठा दो लड़कों को, आज ऐसा कभी नहीं किए हैं सर। मतलब ये आप जो लोग मुझसे पहले से मिले वो भी जानते हैं कि नहीं आता है कुछ, कई बार चीजें होती है यार, कितना डेटा में एक साथ कई काम रहते हैं तो कई बार चीजें मिस हो जाती हैं, तो फिर कल बताता हूँ, थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ सर, लेकिन कई लोगों में ये खूबी है कि वो बैठा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचरों से, ये अकेले मुझसे नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे टीचरों का योगदान रहा है, तो सबसे मिलने जुलने पर हमारे लिए जो अनुभव रहा उस पर हम बात करते हैं। इफेक्टिव सुनी सर क्यों रहे इसी बात को लेकर के कि चीजें जो कॉन्सेप्ट मतलब फंसता था वो क्लियर बताते थे, ये नहीं कि लपेट के बता दिए बैठ जाओ हो गया, ऐसा कुछ नहीं था सर के अंदर। चलिए, आपको ये अच्छा लगा, आज हम लोग बहुत आराम से बात कर पा रहे हैं, नहीं तो एक टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन बन जाता है तो बहुत बातें तो नहीं हो पाती थी। लेकिन हम भी रहे कि इनको लेके बहुत झेले हैं, कई कॉन्सेप्ट इनके ऐसे थे जो रिलेवेंट नहीं थे, फिर भी सेटिस्फाई करने भर के लिए जवाब दिया कि अगर कोई कंफ्यूजन है आप पूछेंगे तो सर पहले ध्यान से सुनेंगे। कुछ टीचर ऐसे हैं कि अगर आप ऐसे पूछ दिए तो बैठा देंगे, ऐसा क्वेश्चन बैठो अभी समझा रहे हैं ना, लेकिन सर क्या है कि पहले आप गलत भी आप कैसे सोच रहे हैं ये तो टीचर समझ नहीं रहा है, आप सोच रहे हैं किसी अदर एंगल से, तो सर ये समझने का, मुझे जहां तक लगता है कि सर समझने का प्रयास करते हैं कि मेरा स्टूडेंट कैसे सोच रहा है और वो कहाँ से गलत सोच रहा है उस हिसाब से बताया जाए ताकि वो समझ जाए। ये सर जो है कई बार किए हैं और सारे लड़कों का सुनते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि बहुत टीचरों में ये चीज नहीं है, एक बार पूछेंगे बैठा देंगे तुरंत, फिर आप सोचते रहेंगे कब अगला टाइम मिलेगा पूछेंगे। चलिए, धन्यवाद आकाश जी इसके लिए। हाँ, तो रिवीजन के लिए हमने प्रैक्टिस बुक पर बात कर ली। आपकी कुछ मिस्टेक्स पर अगर बात करना चाहें कि क्या डिले होने का रीजन हुआ, तो एक आपने बताया कि सिलेबस कवर होना एक दिक्कत रहा, मेरा कवर नहीं था। और कंसिस्टेंसी के बारे में मतलब क्या कंसिस्टेंसी, जैसे कि शुरू में मैं थोड़ा सा ज्यादा डेडिकेटेड था, वही कंसेप्ट पर उलझे फिरे थे, फिर नहीं हुआ। एक एग्जाम दिया, पहली बार नहीं निकला था, तो उसके बाद से थोड़ा सा मेरा भी मन टूटने लगा, डेडिकेटेड थोड़ा कम होने लगा। कई बार बच्चे ऐसा होते हैं कि नहीं निकलता है या देर होती है, घर वालों के ताने, रिश्तेदार और तमाम चीजें। नहीं सर, और पहला एग्जाम ऐसा था कि जहाँ मैं फेल हुआ था। अच्छा, तो ये भी सुन करके या सुनने के बाद थोड़ा सा मन बहुत बैठ जाता है कि यार पहली बार फेल हुआ, आज तक तो पास होता आ रहा था जितने एग्जाम दिया हूँ। डिप्लोमा का एंट्रेंस निकालना, एडमिशन लेना, वही चीज उस समय के लिए तो वही बड़ी बात थी। वो सब निकलता गया, यहाँ आया नहीं हुआ। अच्छा, आज तो ये बच्चे इस स्ट्रगल को नहीं समझ पाएंगे कि एडमिशन के समय पहले कितनी स्ट्रगल थी। शायद कुछ लोग अब ना समझ पा रहे हो, लेकिन यकीन मानिए पहले पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता था। ठीक है ना। तो अब तो चीजें, इंजीनियरिंग का सेक्टर ऐसा हुआ कि एडमिशन आसानी से मिल जा रहे हैं, या फिर लोगों के पास पैसे हैं कि वो प्राइवेट एडमिशन भी ले पा रहे हैं, समझ चुके हैं। बेसिकली पहले बड़ा मुश्किल दौर था जब एडमिशन होता था, और ये ज्यादा पहले की बात नहीं है, मतलब बहुत बुजुर्ग लोग नहीं है हम लोग। कहने का मतलब कि ये ज्यादा पहले का नहीं, 2-3 सालों में काफी बदलाव हुआ है, 2-3 सालों में काफी बदलाव हुआ है। ठीक है ना। तो इस पे हम लोग, और एमसीक्यू प्रैक्टिस पर ध्यान न देना, ये भी एक डिमेरिट में से चीज रहा शुरू में। ठीक है। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे, और कुछ यदि आपके सवाल रहेंगे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कोई भी सवाल रहेंगे तो कुछ और सवाल मैं रखूंगा कमेंट बॉक्स में, इसलिए डालिएगा कि हाँ बताइए। सर ये मैं कहना चाहूंगा कि जो शुरुआती तैयारी कर रहा है प्री की,
तो वो सब्जेक्ट तो सारे फोकस करने हैं, लेकिन मैकेनिक्स और एसओएम जब तक ये दोनों क्लियर नहीं है आपको कई सब्जेक्ट उलझाएंगे। कई ये सब्जेक्ट, मान के हाँ, चलिए बिल्कुल। आरसीसी उलझाएगा, स्टील उलझाएगा, कई जगह सॉइल में उलझेंगे हाँ हाँ और कई जगह एफएम भी नहीं समझ में आएगा आपको। हाँ। इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट मतलब सोम से खुद तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन सोम एक ऑक्सिलरी सब्जेक्ट है जो बाकियों को पढ़ने में मदद करता तो है। शुरुआती जो है वो ध्यान दें। सोम, मैंने एक लड़के को बोला कि सोम की तैयारी पहले शुरू करो, वो सोम पढ़ना शुरू किया तो बोल रहा है कि मुझे सोम भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं कहा कि तुम्हारा तब क्या दिक्कत है, मुझे पता चला बाद में कि उसका मैकेनिक्स भी कमजोर है। तो इसलिए मैं बोला तो मैकेनिक्स से डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन मैकेनिक्स जानना जरूरी है, ताकि बाकी सब्जेक्ट पढ़ पाए। हाँ, और सोम भी उसी तरह का सब्जेक्ट अब बन चुका है। इस समय सोम का वेटेज एग्जाम में काफी कम है, लेकिन बाकी एग्जाम को, बाकी सब्जेक्ट को ठीक से समझने के लिए, अब जैसे हम लोग जब पढ़ाते, जैसे सवाल पढ़ा रहा हूं तो सोम का जो कंसेप्ट वहां यूज होगा मैं बता दूंगा। हाँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मोर सर्किल की ले लें या फिर आप प्रिंसिपल स्ट्रेस की ले लें, इसका बड़ा ज्यादा यूज है सॉइल मैकेनिक्स। मतलब सॉइल मैकेनिक्स में जब सॉइल पर लोडिंग आई तो प्रिंसिपल स्ट्रेस के बिना उसको सोचना, चलिए इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो सोम का बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अच्छा, बड़ा काफी अच्छा मिला जुला, मतलब अच्छी चीज है ये, इसलिए ध्यान चला जाता है। चलिए मिसगाइड नहीं होंगे, हम लोग बात करते हैं कि आपका बीआरओ में जब हो रहा था, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो काफी समस्या हुई थी। बाकी समस्याओं को तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन एक मेडिकल इशू। हाँ सर, बीआरओ में देखिए एसएससी के थ्रू जितनी भी भर्तियां हैं तो बीआरओ और एमईएस में तो मैं हूं नहीं, लेकिन इनका मेडिकल तगड़ा होता है। हाँ, बाकी जे एग्जाम में मेडिकल उतना, बाकी लोगों का मेडिकल उतना नहीं होता है। एमईएस का मैं उतना नहीं बता सकता, लेकिन बीआरओ में मैं खुद हूँ, मेडिकल दिया हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि बीआरओ में मेडिकल में हर चीज ध्यान देते हैं सब, पूरा आपका पार्ट देखेंगे एक एक चीज, और एरर है थोड़ा सा भी अगर एरर है तो वो रीमेडिकल देगा ही देगा, ये मान के चलिए। आपको रीमेडिकल में मिलिट्री हॉस्पिटल भेजेगा, वहां से अगर माइल्ड आपको दिक्कत है तो वहां से क्लियर कर देते हैं सब। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर मतलब मेडिकल पर यदि किसी को ज्यादा दिक्कत आई, कुछ बच्चों के मैसेज ये भी आते सर मेरे बॉडी में हाथ किसी का ये है या कुछ ऐसे मेरे पास मैसेज आए, इसलिए मैं उसको फोकस किया हूँ। मैं इस मुद्दे को लाया इसीलिए हूँ कि देखिए इनके में कुछ प्रॉब्लम आई थी, शायद उंगली में कुछ प्रॉब्लम थी बचपन की चोट की वजह से, कि उंगली में कहीं पर कुछ डिफेक्ट था, तो टेढ़ा था या कुछ शॉर्टनिंग थी, कुछ ऐसा दिक्कत था। थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा सा उंगली टेढ़ा, तो मेडिकल इशू एक छोटा सा, लेकिन क्या उससे रुका ये भी नहीं कर सकता। हाँ, मतलब माइनर रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, बीआरओ है तो जेई में मेडिकल को लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ एकाध बीआरओ जबकि सबसे बेकार है उस मामले में, चेक करने के मामले में, बाकी में इतना चेकिंग मेडिकल का नहीं इशू बनता, यही ना। हाँ ठीक है, बाकी ठीक है चीजें। मेरा कहने का मतलब मेडिकल को लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है ज्यादातर। अगर आप ठीक है, बहुत ब्लंडर कोई दिक्कत नहीं है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैंडीकैप है तो ये मान के चलिए बीआरओ में, हैंडीकैप लोग तो बीआरओ में खैर एलिजिबल है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिफेंस एक तरीके से समझिए, आपका कोई अंग कटा हुआ है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उंगली का एक पार्ट ही कट गया तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अच्छा ट्रेनिंग के दौरान इनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहेगा, वो फिर कभी किसी और इंटरव्यू में यदि सवाल रहा तो करेंगे। और एक लास्ट सवाल अब रहता है कि अब चूंकि आपने बता ही दिया तो क्या बताऊं कि सीटीएस से, सिविल टेक सॉल्यूशन से या मुझसे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने ज्यादातर बता दिया है, ज्यादातर तो सर मैं बता ही दिया, फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि डिप्लोमा पढ़ने पर यही लगता है बहुत जान गए हैं, उसके बाद लगता है कि ज्यादा जानते हैं, जब आते हैं तो मालूम चलता है कि ये चीजें फंसी हुई थी, इसको मुझे क्लियर नहीं था, तो काफी कंफ्यूजन था। मैं भी डिप्लोमा पढ़ के आया था तो काफी कंफ्यूजन वाली चीजें थी, जो कि अश्विनी सर के यहाँ जब पढ़ा मैं, सर से मैंने उसको डिस्कस किया तो वो चीजें क्लियर हुई है। तो ओवरऑल सीटीएस का एक्सपीरियंस जैसा भी रहा आपका, इन्होंने शेयर किया अपना, और ये बड़ा ही जेन्युइन इंटरव्यू रखा गया है। कोई प्री प्लानिंग तो नहीं थी? नहीं सर, कोई प्लानिंग नहीं थी। हमने एक मैसेज डाला था आपको कि यदि आप जब भी फ्री हो, मैं किसी स्टूडेंट को फोर्सफुली कभी भी डेट खुद से नहीं दिया हूँ, मैंने कहा कि आप जब भी खाली हो, तो मैं जा रहा था, यहीं से टिकट था तो यहीं से ट्रेन इनकी थी, यहीं से टिकट था, तो ये अपना आए यहाँ पे, इन्होंने थोड़ा समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा
कि सर जितना पढ़ाएंगे उतना बहुत ही कॉन्सेप्ट तो इतना बढ़िया देंगे कि मैं क्या कहूँ, मतलब ये तो नहीं बोल सकता कि अच्छा, नहीं बच्चे देगा, बाकी कहीं लेकिन बहुत ही अच्छा देते हैं। किसी से कम मतलब कम नहीं देंगे, ये जान, किसी से बढ़िया नहीं तो कम भी नहीं देंगे। तो जितना पढ़ाते हैं उतना बहुत ही सॉलिड पढ़ाते तो हैं। और रही बात की जैसे मेंस के लिए हमने खुद ही बच्चों को मैं भेज देता हूँ ऐसी जगहों पे, क्योंकि हम लोग जिस सिटी से अभी बिलोंग कर रहे हैं यहाँ भीड़ नहीं होती है मेंस वालों की। हाँ, मेंस के तो लिए यहाँ मैंने जैसे खुद ही आपको बोला था कि आप मेंस की तैयारी हाँ, सर जहाँ बोले पे प्रैक्टिस हो रही वहां जाके कर लीजिए, मैंने खुद भेजा था, खुद ही बोला था। मेंस के लिए हाँ। चिंता कोई ना करे, पहले प्री पे फोकस करें, मेंस निकल जाएगा। जब मेरा निकल गया तो आपका भी निकल जाएगा, तो क्योंकि मैंने भी बस प्री ही पढ़ा था। सर जितना पढ़ाए थे उतना ही पढ़ के मेंस गया था। वहां जाने के बाद लगता है इलाहाबाद में बहुत लोग पढ़ लिए हैं मेरा नहीं होगा, लेकिन हुआ, मेरा भी उन्हीं लोगों के साथ हुआ। चलिए, आज तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। अब आगे आगे आपका कोई कमेंट होगा तो जरूर ड्रॉप करिएगा, उस पर भी बातें होंगी, शायद इस वाले इंटरव्यू में नहीं तो अगले किसी इंटरव्यू में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।